हेलो साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। जो भी साथी क्लास में नए आते हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आती है, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले सभी साथी क्लास में जल्दी से जुड़ जाएं, क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सभी लोग क्लास में जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना था? ए है तेलंगाना, बी है उत्तराखंड, सी है छत्तीसगढ़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। वर्ष 2014 में तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था और ये देश का 29वां राज्य था। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। तेलंगाना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है तेलुगुओं की भूमि, और यह राज्य जो है ये आपके जून 2014 में अस्तित्व में आया था। तो तेलंगाना जो है ये भारत का 29वां राज्य बना था 2014 में, जून में, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जापान की संसद का नाम है। ए है शोरा, बी है मजलिस, सी है डायट और डी है नेसेट। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायट। डायट जो है ये जापान की संसद को कहा जाता है जो कि द्विसदनीय है। जापान की जो संसद है वो द्विसदनीय है। इसकी निचली सदन को प्रतिनिधि सभा और ऊपरी सदन को पार्षद सभा कहते हैं। जापान की संसद को डायट कहते हैं। ये जो आपका संसद है जापान का ये द्विसदनीय है। इसकी निचली सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं और ऊपरी सदन को पार्षद सभा कहते हैं। दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान से होता है और कानून बनाने के साथ साथ प्रधानमंत्री का चुनाव करना भी संसद की ही जिम्मेदारी होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी क्या है बताइए? ए है रियाद, बी है रामल्लाह, सी है आबू धाबी, सी है मस्कट, डी है मस्कट। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्कट। ओमान जो है ये अरब प्रायद्वीपीय के पूर्व दक्षिण में स्थित एक देश है जिसे आधिकारिक रूप से सल्तनत ओमान नाम से जानते हैं और इसकी राजधानी जो है वो है मस्कट। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है, बिहू का मुख्य त्योहार है। ए असम, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। बिहू जो है ये असम का मुख्य त्योहार है। यह असम के 3 अलग अलग सांस्कृतिक उत्सव के एक समूह को दर्शाता है और दुनिया भर के असमी प्रवासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। ये प्राचीन संस्कार और प्रथाओं को उनके मूल मानते हैं। बिहू शब्द जो है ये बिहू नृत्य और बिहू लोकगीत दोनों की ओर संकेत करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। असम का जो मुख्य त्योहार है वो है बिहू। बात करें
प्रश्न नंबर 5 की। देखिए आप लोग क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। जो भी साथी क्लास में आते हैं सबसे पहले आप क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ए है 29, बी है अनुच्छेद 51A में, सी है अनुच्छेद 12 में और डी है अनुच्छेद 15 में। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, आपको ये बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51A। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A जो संविधान के भाग 4 के में वर्णित है, ये मूल कर्तव्यों के प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के द्वारा, जो कि आपके 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, इसके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था और ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अभिप्रेरित है। तो सबसे पहली बात, जो भारत के संविधान अनुच्छेद 51A है जो संविधान के भाग 4 के में वर्णित है, ठीक है। और मूल कर्तव्यों के प्रावधान जो है वो मूल संविधान में पहले नहीं थे, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था और ये जो मूल कर्तव्य है ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ें, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ए है पेलाग्र, बी है बेरीबेरी, सी है ऑस्टियोमैलेशिया एंड डी है स्कर्वी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी। स्कर्वी जो रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है और इस रोग के लक्षण की बात करें तो त्वचा में खरोंचें आ जाती हैं, मसूड़ों में खून आते हैं, कमजोरी होती है, थकान आता है, त्वचा पर चकत्ते होते हैं। आंवला, नींबू आदि ये खट्टे फल इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। तो आंवला, नींबू जो खट्टे फल होते हैं इसको आप खाएंगे तो आपको विटामिन सी मिलेगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है। ए है 2011 से 2025, बी है 2016 से 2030, सी है 2001 से 2015 एंड डी है 2006 से 2020। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2016 से 2030। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2016 से 2030 की अवधि निर्धारित की गई है और यह पूर्व में वर्ष 2000 से लेकर 2015 की अवधि निर्धारित की गई थी। यानी पहले 2000 से लेकर 2015 तक था, लेकिन अब इसको 2016 से 2030 तक निर्धारित कर दिया गया है। चलिए बात 8 की, और प्रश्न नंबर 8 है कि कैलाश सत्यार्थी संबंधित हाई है ना। ए कहता है कि निर्मल भारत अभियान से, बी है बचपन बचाओ आंदोलन से, सी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से और डी है चिपको आंदोलन से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं जो आपके बचपन बचाओ आंदोलन से। कैलाश सत्यार्थी जो हैं ये एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। इन्होंने वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके बाद वे विश्व भर के 144 देशों के 83,000 बच्चों से अधिक के अधिकारों की रक्षा के लिए ये कार्य कर चुके हैं। तो कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकारी कार्यकर्ता हैं। बात करें प्रश्न नंबर 9 की। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था। किसने 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था। ए है अरुण जेटली, बी है सुरेश प्रभु, सी है पीयूष गोयल, डी है मनोज सिन्हा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरेश प्रभु। तो इसका सही जवाब क्या है, सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु वर्ष 2016 के बजट में आर्थिक बजट और रेल बजट अंतिम बार अलग अलग पेश किया गया था और रेल बजट को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2017 में आम बजट में रेल बजट को भी शामिल कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें प्रश्न नंबर 10 की।
भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको याद होना चाहिए। ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद जो हैं ये बिहार के राज्यपाल थे और ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। और रामनाथ कोविंद अपने निर्वाचित होने से पूर्व तक बिहार के राज्यपाल थे, जो कि 2015 से लेकर 2017 तक उन्होंने कार्य किया था राज्यपाल के पद पर। और उन्होंने राष्ट्रपति पद पर 25 जुलाई, अगर आपसे पूछा जाए कि रामनाथ कोविंद कब राष्ट्रपति पद संभाले थे, तो 25 जुलाई आप याद रखेंगे, 25 जुलाई 2017 को ये राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण किए थे। और इनकी जो पदावधि है वो जुलाई 2022 तक रहेगी, उसके बाद में फिर वापस राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? ए है कि स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, एंड बी कहता है कि समता, समानता, भ्रातृत्व, और सी है कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, एंड डी है स्वतंत्रता, समानता, अधिकार। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था। और फ्रांसीसी की जो क्रांति थी ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रमुख नारा था वो यही था कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्रांति को मील का पत्थर कहा जाता है, तो फ्रांसीसी क्रांति को। इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की क्या कर दी थी? ललक कायम कर दी थी। क्रांति के इस नारे को भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। और देखिए आप लोग क्लास को लाइक शेयर नहीं कर रहे, गलत बात है ये, शेयर कर दीजिए आप लोग, ऐसे थोड़ी काम चलेगा भाई। कम से कम 10-20 बच्चे तो आप लोग क्लास में आइए। अब एक बच्चा 2 बच्चे बैठे रहते कोई मज़ा ही नहीं आता, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग क्लास में आइए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीती थी या जीता था? ठीक है, ए है कि शरद कुमार थे, या बी है मुरलीकांत केटकर, सी है वरुण सिंह भाटी, या डी मरियप्पन थंगावेलु। और इसका सही जवाब होगा डी मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में रियो पैरालंपिक्स वर्ष 2016 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। वे 5 वर्ष की आयु में स्कूल जाते समय दुर्घटनाग्रस्त होने से इनका जो दाहिना पैर था ये गवा बैठी थी, और 21 वर्षीय थंगावेलु ने 1.89 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह ए कहता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे, या बी कहता है कि नेशनल जुडिशियल कमीशन के सदस्य बने थे, या ऑप्शन सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनः निर्वाचित हुए थे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और भारत की ओर से वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर 27 अप्रैल 2012 को निर्वाचित हुए थे। नवंबर 2017 में वे इस पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुन लिए गए हैं, और उनका यह कार्यकाल जो है वर्ष 2022 तक रहेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी जो हैं वो इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। खालिस्तान को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। इनमें से किसको भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? ए है न्याय, बी है रामायण, सी है गीता, डी है ऋग्वेद। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। देखिए प्राचीन भारत के वैदिक युग में
ऋचाओं के संकलन का ग्रंथ ऋग्वेद जो है ये सर्वाधिक पुराना ग्रंथ है और यह श्रुति ग्रंथ है। रामायण वाल्मीकि द्वारा, गीता वेदव्यास तथा न्याय गौतम द्वारा रचित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। ये कह रहा है कि किसी प्राणी के ज्ञानेंद्रियों उसे सहायता प्रदान करती हैं। किसी प्राणी के ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती है। ए है श्वसन में, बी है गतिशीलता में, सी है त्रिवृद्धि में, या डी है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में किसी प्राणी की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो उसकी सहायता करती है। देखिए, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां संवेदनाओं तथा स्पर्श के प्रति उद्दीपक का कार्य करती है तथा जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि अनुक्रिया होती है। और ये ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीवा हो गया, त्वचा, हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। इनके गुणधर्म द्वारा प्राप्त ज्ञान से अनुवर्ती क्रियाएं होती है। कहने का मतलब यह है कि जो ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं यही हमें उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने के बारे में बताती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई तार है ना, कोई तार है, उसमें करंट है, आपका हाथ टच हो जाता है तो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो उसको हटाने के लिए उद्दीपक यानी उसको उत्तेजित करेंगी कि हाथ हटाइए क्योंकि इसमें करंट है। गर्म पानी आपके हाथ पे पड़ जाता है तो आप हाथ को तुरंत हटा लेते हैं क्योंकि आपकी जो ज्ञानेंद्रियां है वो आपको उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने को प्रेरित करती हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों इस क्लास में हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया है जो आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और इनके सभी के जवाब आपको आते होंगे, है ना। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं और आपको सभी बातें समझ में आ रहा है तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ और प्रश्नों के साथ मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।